नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जेल सुधार के लिए तैयार इस विषय पर चर्चा करेंगे। द हिंदू में प्रकाशित लेख राइप फॉर प्रिजन रिफॉर्म, राइप फॉर प्रिजन रिफॉर्म का भावानुवाद। यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में सामाजिक न्याय विषय के सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय टॉपिक से जुड़ा है। इस बात को स्वीकृत करते हुए एक सदी से भी पुराने भारतीय कारागारों को मरम्मत की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कारागार सुधार पर एक समिति गठन की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अमिताभ राय की अध्यक्षता में गठित यह समिति कारागार प्रणाली में सुधारों के सभी क्षेत्रों पर विचार करेगी। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है कि ऐसे किसी निकाय का गठन किया गया है। इस क्रम में हम 1980 के दशक में गठित न्यायमूर्ति एएन मुल्ला समिति जेल सुधार पर और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति महिला कैदियों की स्थिति पर को याद कर सकते हैं। इन समितियों के गठन से कुछ सुधार तो हुए, लेकिन इनसे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि कारागारों की स्थितियां मानवाधिकारों के मानदंडों के अनुरूप हो सकें। इस नई समिति के विचारार्थ विषय सर्वग्राही हैं और महत्वाकांक्षी प्रकट होते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसका गठन ऐसे समय हुआ जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद 7 सिद्ध आरोपितों को रिहा करने की सिफारिश तमिलनाडु सरकार ने की है और इससे एक विवाद छिड़ गया है। याचिकाकर्ताओं की दलील यह है कि अपराध जितना भी जघन्य रहा हो, प्राप्त सजा वे 27 वर्ष जेल में गुजार चुके हैं, उनकी सहनशीलता से परे है। यही बहस का मूल बिंदु है। किसी भी प्रकार की कैद असहनीय होती है, विशेषकर जब वह इतनी दीर्घावधिक हो और जब आपराधिक दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार लाना हो, ना कि उससे प्रतिशोध लेना हो। तर्क यह दिया गया है कि वर्तमान समय में हम्मुराबी संहिता का आचरण नहीं हो सकता। कारावास की स्थितियों पर विचार करते समय यह इस वस्तु स्थिति की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। यहीं एक विभेद भी है। इस मामले में दयालुता की मांग कर रहे लोग मामूली संख्या रखते हैं। लोकप्रिय भावना यह है कि जघन्य अपराधों से कठोरता से ही निपटना चाहिए। यही कारण है कि बंदी बनाने के दंडात्मक या सुधारात्मक उद्देश्य पर एक अनसुलझा विवाद भी जारी है। हम देख सकते हैं कि इस कारण से दुनिया भर के जेल सुधार एजेंडे अभी तक अधूरे ही हैं। प्रश्न फिर यह है कि जेल की स्थिति को कैसे कम कठोर और अधिक मानवीय बनाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यदि जेल की स्थितियों में लगातार सुधार होता रहा तो इसका अपराध की घटनाओं पर एक मजबूत असर पड़ सकता है। यही कारण है कि कई आपराधिक न्याय प्रशासक सामुदायिक सेवा जैसे गैरबंदी विकल्पों को अपनाने या उनका दायरा बढ़ाने को लेकर एक अनिच्छा रखते हैं। इस परिदृश्य के कारण ही फिर बंदियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जेलों की क्षमता बढ़ाने या नए जेलों के निर्माण की सरकार की समर्थता को चुनौती मिल रही है। सरकारों द्वारा प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि अत्यंत राजकोषीय दबाव के वर्तमान समय में राज्य के संसाधनों को एक ऐसे नकारात्मक अभ्यास की ओर क्यों मोड़ा जाए जिसके लाभों को लेकर भी पर्याप्त संदेह है। यही कारण है कि जेल अधिकारियों से मौजूदा मामूली सुविधाओं के बीच ही किसी प्रकार काम चलाने की अपेक्षा की जाती है। जेलों में भीड़ के आंकड़े चिंताजनक हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों को छोड़ दें जहां अपराध कुछ कम है या नियंत्रित सीमा में है, तो बाकी सब जगह क्षमता से अधिक भीड़ की समस्या है। उदाहरण के लिए अमेरिका में जहां भारी आपराधिक समस्या पाई जाती है और बंदूक हिंसा व नस्लवादी और नस्लभेदी अपराध की विकट स्थिति है, वहाँ जेल प्रणाली क्षमता से अधिक संख्या के कारण चरमरा रही है। वहाँ किसी भी समय राज्य और संघीय जेलों में 2 मिलियन से अधिक कैदी बंद रहते हैं। इस प्रकार जुलाई 2018 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार यूके में 92,500 लोग कारागारों में बंद हैं। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके अनुसार 2015 में भारत में 4.2 लाख कैदी 1,401 कारावासों में बंद थे और इनमें से अधिकांश जेलों की औसत उपस्थिति दर 114% अर्थात क्षमता से 14% अधिक कैदी थे। इन कुल कैदियों में से 67% विचाराधीन कैदी थे, जो देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की गति और
दक्षता की दशा पर प्रकाश डालता है। निश्चय ही हमारे न्याय प्रशासन में विचारों की कमी है। सरकारी अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता इस बात पर तो सहमत हैं कि जेलों से इस क्षमता से अधिक भीड़ को कम करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कैसे किया जाए उस पर कोई एक मतता नहीं है। वर्तमान में कानूनों द्वारा निषिद्ध किसी बात को गैर आपराधिक घोषित करने के किसी प्रयास पर तेज सार्वजनिक प्रतिक्रिया होने का खतरा भी है। एक लोकप्रिय विचार यह है कि जेलों की भीड़ को कम करने के लिए सिद्ध अहिंसक अपराधियों से अलग प्रकार से निपटा जाए, लेकिन दुर्भाग्य से इस अपेक्षाकृत कम जटिल मुद्दे पर भी दुनिया में कोई सर्वसम्मति नहीं उभरी है। सफ़ेद पोश अपराध में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन इसका कोई कारण नज़र नहीं आता कि उन्हें दंडित करने के लिए जेल में डालना ही उपयुक्त है। बजाय इसके कि दंड के रूप में उन्हें उनके अनैतिक लाभ से वंचित किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक खाते फ्रीज करने जैसे विकल्प भी आजमाए जाएं। यहाँ कुछ कानूनी बाधाएं हैं, लेकिन तंत्र में एक निष्पक्षता सुनिश्चित कर इससे पार पाया जा सकता है और राज्य अवैध तरीके से अर्जित धन को कब्जे में ले सकता है। यह तर्क कमज़ोर है कि किसी आर्थिक अपराधी से सभी लाभ का खुलासा असंभव है और इस आधार पर आर्थिक दंड की बजाय कारावास की मांग उपयुक्त नहीं है। भारत में कुछ बड़े आर्थिक अपराधियों की बेनामी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई हुई है। भले ही यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध 100% प्रभावी कदम नहीं है, लेकिन यह पहला कदम है और आगे निश्चय ही औसत आर्थिक अपराधियों को कुछ भयभीत किया जा सकता है। कारावास के विरुद्ध एक अन्य शिकायत जेल अधिकारियों की क्रूरता और उनके द्वारा उत्पीड़न की है, जो पूरे विश्व में पाई जाती है। न्यायमूर्ति राय समिति को इस संदर्भ में कुछ विचार करना होगा। अंत में जेलों की स्थिति में सुधार का कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। ना तो मानवीय जेल से वोट मिलेंगे, ना ही बदतर जेलों से वोट बिगड़ेंगे। यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके कारण जेलों में सुधार की कोई राजनीतिक प्रेरणा उपलब्ध नहीं है। किंतु यहीं यह बेहद महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना इनकी स्थिति में सुधार की अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। संभावित प्रश्न: भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है। इस कथन पर समीक्षा करें। धन्यवाद।